मेरा नाम क्लियोपेट्रा 7 फिलोपेटर है। आज तुम मुझे सिर्फ एक खूबसूरत मलिका के नाम से जानते हो। फिल्मों ने मेरी आंखों को मशहूर किया, अफसानों ने मेरी मोहब्बत को। लेकिन अगर तुम मेरी जिंदगी को सिर्फ एक इश्क की कहानी समझते हो तो तुमने मेरी असली जंग कभी देखी ही नहीं। मेरा जन्म 69 BC में अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। मैं उस वंश से थी जिसे तुम टॉलेमिक डायनेस्टी के नाम से जानते हो। ये वही ग्रीक परिवार है जो सिकंदर आजम के वफात के बाद मिस्र पर हुकूमत करने लगा। हम मिस्री ज़मीं के हुक्मरान जरूर थे, लेकिन हमारी जड़ें ग्रीक थी। मेरे वालिद टॉलेमी 12 जब तक जिंदा रहे रोम की मदद से अपनी कुर्सी बचाते रहे। बचपन से ही मैंने समझ लिया था कि हमारे महल की दीवारों से ज्यादा मजबूत रोम की सियासत थी। मैं दूसरे शहजादों की तरह नाच गाना या शाही जिंदगी नहीं सीख रही थी। मैं फलसफा पढ़ रही थी, मैं हिसाब और फल्कियत समझ रही थी, मैं सियासत सीख रही थी, और सबसे बड़ी बात, मैं अलग अलग जुबानें सीख रही थी। कहते हैं मैं ग्रीक के अलावा मिस्री, लैटिन, अरमेक और कई दूसरी जबानें बोल लेती थी। मेरे पूर्वजों ने मिस्री भाषा को बोलना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैंने अपनी आवाम की जुबान में उनसे बातें की। 51 BC में मेरे वालिद की मौत हो गई। उनकी वसीयत के मुताबिक मुझे अपने छोटे भाई टॉलेमी 13 के साथ हुकूमत करनी थी। हमारे खानदान में भाई बहन की शादी ताकत बचाने के लिए आम बात थी, लेकिन एक तख्त पर दो हुक्मरान ज्यादा देर तक नहीं टिकते। दरबार के लोग मेरे खिलाफ हो गए। मुझे अलेक्जेंड्रिया छोड़कर भागना पड़ा। लोग समझते हैं मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। इसी दौरान रोम के सबसे ताकतवर आदमी जूलियस सीजर मिस्र पहुंचे। मैंने फैसला किया कि मैं उनसे मिलूंगी। मशहूर रिवायत के मुताबिक मुझे एक कालीन या बिस्तर के कपड़े में लपेटकर सीजर के कमरे तक पहुंचाया गया ताकि मेरे दुश्मन मुझे रोक ना सकें। कुछ इतिहासकार इस वाकये की तफसील पर बहस करते हैं, लेकिन इतना तय था कि मेरी मुलाकात ने तारीख का रुख बदल दिया। सीजर ने मेरा साथ दिया। मेरे भाई की फौज हार गई। मैं दोबारा मिस्र की मलिका बनी। हमारा एक बेटा हुआ, सिज़ेरियन। लेकिन रोम में ताकत कभी एक आदमी के पास देर तक नहीं रहती। 44 BCE जूलियस सीजर का कत्ल कर दिया गया। मैं फिर अकेली थी। रोम फिर से टुकड़ों में बंट चुका था। इस बार मेरी मुलाकात मार्क एंटोनी से हुई। लोग कहते हैं मोहब्बत में थे। हाँ, मोहब्बत थी, लेकिन उससे भी बढ़कर एक सियासी एतिहाद था, क्योंकि हम दोनों रोम के उभरते सितारे ऑक्टेवियन का सामना कर रहे थे। हमने माशरिक में एक मजबूत सल्तनत बनाने का ख्वाब देखा, लेकिन हर ख्वाब हकीकत बने ये ज़रूरी नहीं। फिर 31 BCE एक्टियम की समंदरी जंग। हमारी फौज और रोम की फौज आमने सामने थी। ऑक्टेवियन की स्ट्रैटेजी हम पर भारी पड़ी। हमारी शिकस्त ने सिर्फ एक जंग नहीं हराई, उसने मिस्र की आज़ादी का फैसला कर दिया। मार्क एंटनी को झूठी खबर मिली कि मैं मर चुकी हूँ। उसने अपनी तलवार से अपनी जान ले ली। जब मुझे उसके पास ले जाया गया, वो मेरी बाहों में दम तोड़ रहा था, और उस पल मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी बारी आने वाली है। ऑक्टेवियन मुझे रोम ले जाना चाहता था, एक जीती जागती ट्रॉफी के जैसे, मगर मैं अपनी कौम की मलिका थी, कोई तमाशा नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था। 30 BC मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह। सदियों से कहा जाता है कि मैंने एक जहरीले कोबरा के डसने से जान दी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जहर किसी और तरीके से दिया गया होगा। हकीकत शायद कभी पूरी तरह मालूम भी ना पड़े, लेकिन एक बात तो तय है कि मैंने अपनी शर्तों पर मौत चुनी थी। मेरे बाद मिस्र आज़ाद सल्तनत ना रहा, वो रोम का हिस्सा बन गया, और मेरे साथ टॉलेमिक डायनेस्टी भी खत्म हो गई। आज जब लोग मेरा नाम लेते हैं तो अक्सर मेरी खूबसूरती का जिक्र करते हैं। काश कि वो मेरी हिम्मत का जिक्र करते हैं। मैं सिर्फ सीजर की महबूबा नहीं थी, मैं सिर्फ एंटनी की मोहब्बत नहीं थी, मैं एक हुक्मरान थी, एक डिप्लोमैट, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक माँ, और एक ऐसी औरत जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सामना किया। अगर मेरी जिंदगी तुम्हें कुछ भी सिखाती है तो ये, तख्त शायद तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन उसे बचाने के लिए अक्ल, सब्र और सियासत चाहिए। और कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी तारीख अपना फैसला खुद सुनाती है।